स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम मैथ्स की मैकेनिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिक्स तो फिजिक्स में होता है, तो ये मैथ्स में कहाँ से आ गया। जी हाँ, मैथमेटिक्स में भी मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है या चैप्टर होता है, आप मान लीजिए। तो मैकेनिक्स बेसिकली हम मैथ में दो तरीके के पढ़ते हैं। एक तो आपका स्टैटिक होता है, जहाँ पे हम स्टैटिक मैकेनिक की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा आपका होता है डायनेमिक। ठीक, एक हो गया स्टैटिक और एक हो गया डायनेमिक्स। तो असल में ये जो पोर्शन है आपको 11वीं-12वीं में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। ये एक आगे का कोर्स है, तो बेसिकली बीएससी में पूछा जाता है। तो बीएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह में या बीएससी के सिलेबस में यहाँ पे आपको मैकेनिक्स देखने को मिल जाएगा, वरना ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो बीएससी में अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है एमएससी में हो, और अगर एमएससी में नहीं है तो ये यूपीएससी के सिलेबस में है। चूँकि यूपीएससी के सिलेबस में तो जाहिर सी बात है कि बीएससी के सिलेबस में तो ये 100% होगा। तो आज हम मैकेनिक्स मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। असल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ने क्या वाले। तो पहली चीज़ कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, वरना आप बोलेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर दें। तो हम क्या सीखने वाले हैं वो है ये वाला। हम इसी को लेकर चलते हैं। पहले स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिक मैकेनिक्स में आज हम सीखेंगे वेक्टर टेक्निक। स्टैटिक मैकेनिक में आज हम सीखेंगे वेक्टर टेक्निक। वेक्टर टेक्निक में क्या है भाई साहब? वेक्टर टेक्निक में आज हम बात करेंगे फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इसको बोलते हैं 3D, यानी इन 3 डायमेंशन। तो फोर्सेस इन 3 डायमेंशन दूसरा बात करेंगे, ये पहला है। दूसरा इस चैप्टर में बात करेंगे हम लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन। कोई लाइन हमारे पास एल होगी, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री 11-12 में पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल की बात करेंगे। तीसरा इस चैप्टर में बात करेंगे सेंट्रल एक्सिस की, ठीक। चौथा बात करेंगे रेंज की। थोड़े आपको कुछ नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे, ये क्या आ गया अचानक से मैथमेटिक्स में, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। पांचवा हम बात करेंगे रिजल्टेंट, इसके रिजल्टेंट की बात करेंगे। रिजल्टेंट रेंज ऑफ 2 रेंजेस। अगर हम 2 रेंज ले लें तो उसका रिजल्टेंट की बात हम करेंगे। अब ये सब क्या है ये बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ रहे एक समय के लिए तो आप भूल जाइए कि ये सब क्या है। आज हम बात करेंगे लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल की, ठीक है। लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल, तो इसको ज़रा देखते हैं ये क्या है। पहले सिर्फ आप इस पर ही ध्यान को अपना केंद्रित करिए, ये सोच के पढ़िए कि कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर अभी आप हमारे इस चैनल से मैथ को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप अपने नोटबुक में डालेंगे नोट्स। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो नोट्स लिखवाएंगे वो बिल्कुल सटीक रहेगा। मतलब फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन। अच्छा, अगर मुझे कहीं पे ज़्यादा लिखवाना पड़ेगा तो मैं पॉज करके पूरा लिख दूंगा, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और इससे क्या रहता है कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो चूँकि आज मेरे चैनल पे पहला वीडियो है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे से जो हम लोग इस बात को समझते हुए चलेंगे और थोड़ा सा समय बचाएंगे ताकि आप भी इस पूरे लेक्चर में बोरिंग
जैसा फील ना करें, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, इस बात को हमें देखना है। तो क्या देखो क्या बोल रहा है, लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन। लाइन का हमको लाइन कोऑर्डिनेट चाहिए, लाइन का हमको लाइन कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मान लीजिए, अभी इसको छोड़िए, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कुछ इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी रहता था, मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हम कर देते थे आर वेक्टर, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो। और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट की हम बात करते थे एक्स कोमा वाई, ठीक है। अगर यही थ्री एक्सिस है हमारे पास, यानी वाई है, एक्स है और जेड भी है, ये ओरिजिन है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे, एक्स वाई जेड। तो जिस तरीके से 2D में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हैं, 3D में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो उसी तरीके से हमें लाइन के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। कोई लाइन एल दे रखी होगी, जिससे कोई लाइन एक एल दे रखी होगी, मान लीजिए हमारे पास लाइन एल है, क्या ये लाइन है एल, तो इसका हमको लाइन कोऑर्डिनेट चाहिए। इस लाइन के कोऑर्डिनेट को हम लाइन कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। कैसे मिले ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ कोऑर्डिनेट है, एक्स चले वाई चले तो एक्स वाई जेड में भी थोड़ा जेड डिस्टेंस चले तो एक्स वाई जेड। इसका क्या करें, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं समझाता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी को समझना है, और उसी को याद करते हुए, समझते हुए, नोट्स बनाते हुए समझ लेना है। तो हेडिंग क्या थी हमारी, वह फिर देख लो, लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन। तो ये हेडिंग डालना है, ये बस समझाने के लिए था, इसको छापने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो। मैं अच्छा लिख लेता हूँ तो राइटिंग तो क्लियर ही हो। क्या लिखा है मैंने, लेट एल बी अ लाइन, आपको एक लाइन ले लेनी है एल, और ई कैप बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन एल। अब आपने लोअर क्लासेस में वेक्टर वगैरह पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ रखी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो आपको ये बेसिकली, आपको अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर क्या है, कोई लाइन है, ठीक है, तो यूनिट एल है, और यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, ये आप जानते होंगे, क्योंकि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ। दूसरी चीज़, हम लेट कर रहे हैं एन विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। लाइन एल पे एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं ओरिजिन से। असल में हो क्या रहा है, इसको डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। देखो ये लाइन है, ये लाइन मैंने कोई एल ले ली, इस लाइन के अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर लेना है, जैसा कि ऊपर लिखा था। तो मैंने ले लिया यूनिट वेक्टर ई कैप। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन। तो इस लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ई कैप, तो ये डायरेक्शन किस साइड है, इस और डायरेक्शन है, ठीक है, इस और डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था, लेट एन विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल टू फिक्स ओरिजिन ओ, यानी हमें एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ओरिजिन ओ फिक्स करते हैं, दिस इज ओरिजिन, लिख देते हैं बढ़िया से। पहली क्लास है तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली हम बात नहीं करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करें। तो ये ओरिजिन है, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इस ओरिजिन से मैं इस लाइन पे क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा। तो मेरे पास स्केल तो नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक परपेंडिकुलर लाइन बना पाऊँ। तो मैं सपोज परफेक्ट नहीं बना होगा, स्केल से आप परफेक्ट बना लीजिएगा। ये परपेंडिकुलर मैंने गिराया, क्लियर हो गया। और क्या बोला, एन विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट को मैं एन बोल दे रहा हूँ कि एन विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा एक और चीज़ है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कोई प्लेन है, अगर ये पॉइंट पी है और अगर ये ओ है ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस पॉइंट पी की दूरी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ना। ओरिजिन से इस पॉइंट पी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सिमिलरली ये ओरिजिन है,
तो ओरिजिन से n की दूरी को हम कहेंगे, इसका मतलब ये जो ON है ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कह सकते हैं। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर है, जैसे हम यहाँ पे कहें कि जस्ट सपोज दिस इज R वेक्टर, जो R वेक्टर है ये OP पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको P वेक्टर कह दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं अभी सिर्फ नामकरण कर रहा हूँ, मैं नेमिंग दे रहा हूँ कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है। हमें लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट निकालना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। असल में क्या करें, तो लाइन L लिया, लाइन L के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिया ई कैप, ओरिजिन को फिक्स किया, ओरिजिन से मैंने फोटो द परपेंडिकुलर लाइन L पे गिराया जिसे हमने कहा n, और ओरिजिन है तो इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो एक पोजीशन वेक्टर कहलाएगी p। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ क्या, कि लेट p वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोटो द परपेंडिकुलर n। तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लेट p बी द पोजीशन वेक्टर, ठीक, ये ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ON, ठीक है, सॉरी ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर n फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था ना, तो ये हो गया हमारा p बी द पोजीशन वेक्टर। अब एक काम करते हैं, हम एक और वेक्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है, हम एक और वेक्टर को कंसिडर करेंगे जो है a वेक्टर। तो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ, अभी तक ये सब चीज़ें क्लियर हैं, मतलब लाइन के लॉन्ग एक ये दिया हुआ है और ओरिजिन एक फिक्स ओरिजिन से लाइन एल पे फोटो द परपेंडिकुलर p वेक्टर दिया हुआ। वैसे तो हमने लेट किया है बट ये दिया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब वो है कि जो मैंने लिखवाया है, जो भी मैंने लिखवाया है वो सेम टू सेम आपका नोट्स का काम करेगा। तो सब कुछ लिख दिया जाएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा इस चैप्टर के क्रॉस, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो यही नोट्स। अब हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, कंसिडर, ये पेन मेरी थोड़ी सी धीमे चल रही है, कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, एक वेक्टर को कंसिडर करते हैं। जरा देखो, इसी में से हम कंसिडर करेंगे, इसी डायग्राम से आपको समझना है। कंसिडर वेक्टर, और मैंने कहा कि जो वेक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे वेक्टर का काम क्यों कर रहा हूँ, असल में चैप्टर ही यही है, स्टैटिक वेक्टर टेक्निक। हमें वेक्टर टेक्निक यानी हमें वेक्टर से ही सब कुछ काम चलाना है, मतलब जो भी हम बात करेंगे वेक्टर को लेके ही सब कुछ बात करेंगे। कोई भी मतलब कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे आने वाला नहीं है, सब कुछ वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो कंसिडर किया हमने एक वेक्टर, और उस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ ए वेक्टर। और ये ए वेक्टर कैसा है, ये है पी वेक्टर क्रॉस ई कैप यूनिट वेक्टर, इसको हम कर देते हैं। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखो मैं समझाना चाहता हूँ। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये वेक्टर आया कैसे, अगर हम पी क्रॉस ई करें, पी क्रॉस ई कैसे करेंगे, मतलब इस तरीके से पी से ओ की तरफ जाएंगे, पी से ई की तरफ जाएंगे, ठीक है। पी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, सॉरी, जब हम पी से ई की तरफ जाएंगे तो कुछ ऐसे जाएंगे, ए ऐसे, ठीक है, ए यहाँ पे समझिए, ये पी है और ये ई है, ये पी है और ये ई है। तो पी से ई की तरफ कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ए ऐसे रोटेट होगा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। पी क्रॉस ई कर रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस समझ आती। तो जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बाहर की तरफ एक वेक्टर मिलेगा, दैट इज ए वेक्टर। आप ट्राई करिएगा, अभी मैं इसे समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये स्पेस में सब कुछ हो रहा है। तो जब हम पी से ए की तरफ जाएंगे तो आपको बाहर, आपने लोअर क्लास में स्क्रू रूल वगैरह पढ़ा है, तो मान लीजिए पी से ए की तरफ ऐसे ऐसे स्क्रू घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बाहर की तरफ आपको एक ए वेक्टर मिलेगा जिसे हम कह रहे हैं पी क्रॉस। तो असल में हमने कंसिडर किया है क्योंकि हमें मिल सकता है, अगर हम पी क्रॉस ही करेंगे तो हमको ए वेक्टर मिल जाए, ठीक है। अगर हम पी क्रॉस ई करते हैं तो हमको ए वेक्टर मिल जाए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर ए वेक्टर पी क्रॉस ई है, ऐसा यहाँ प्लेन में बनाना तो बहुत आसान नहीं होगा। जैसे सपोज कि ए वेक्टर कुछ ऐसे है,
और ए वेक्टर चूँकि बाहर की तरफ ऐसे ऊपर, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप मेरी पेन देख रहे हैं, ठीक है, एन पॉइंट पर ये ई है, ये पी है। तो जब पी क्रॉस ई करेंगे तो कुछ ऐसा ए वेक्टर हमको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। आप शायद आप फील कर पा रहे हो, ये इस तरीके से ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ए वेक्टर है जो पी क्रॉस ई करके आया है, ए वेक्टर ई कैप से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है। ए वेक्टर पी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? और यानी ए वेक्टर ई के भी परपेंडिकुलर है और पी के भी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा, एक और चीज़, ये ई वेक्टर पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये ई वेक्टर नहीं है, ई कैप यूनिट वेक्टर है। तो अब यूनिट वेक्टर बाबा कौन बोले तो मैं वेक्टर का यूज़ कर ले रहा हूँ। सो ये ई भी पी के परपेंडिकुलर है। और ये मान लीजिए कोई ए वेक्टर हमने पी क्रॉस करके निकाला, ठीक है, पी क्रॉस ई कैप करके निकाला, तो ये पी पे भी परपेंडिकुलर है और ई के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल्स हैं। बात समझ में आ रही? मैंने डायग्रामेटिकली और मैंने इस तरीके से आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि कौन किसका परपेंडिकुलर है, ठीक। तो क्लियरली ई कैप इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, का मतलब सिंबल मैंने बनाया है। एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, ये हमने पीछे डायग्राम में देख लिया, ठीक है। ये हमने पीछे डायग्राम में यहाँ पे देख लिया कि ई वेक्टर जो है पी के भी ई वेक्टर जो है पी के परपेंडिकुलर है, एज वेल एज ए के भी परपेंडिकुलर ही होगा। और जो ए वेक्टर है वो पी और ई दोनों पे परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो ये ए वेक्टर है और जो ये ई कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो ये ए वेक्टर है और जो ये ई कैप यूनिट वेक्टर है, अगर इन दोनों को हम साथ में लेके चलें तो बेसिकली यही है लाइन कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, किसी पॉइंट का एक्स कोमा वाई करके लिखते थे। तो अगर हम इसको ई कैप कोमा ए वेक्टर करके इस तरीके से लिखें तो ये किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है प्लेन में, तो ये किसी लाइन का कोऑर्डिनेट है। बस मैं यही समझना चाह रहा हूँ, इतना चीज़ आपको समझना है पहले, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। किताब खोलेंगे तो सब ऊपर से जाएगा। तो बस जो लिख रहा हूँ उसके साथ साथ जो बोल रहा हूँ और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये समझना है। तो ई कैप और कॉमा ए वेक्टर साथ में लेके चलें तो बेसिकली यही कि है हमारा लाइन कोऑर्डिनेट। तो लाइन कोऑर्डिनेट क्या है, ई कॉमा ए वेक्टर। अब अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल ई कैप कॉमा ए वेक्टर होता है, जहाँ पे ई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है उस लाइन एल के लॉन्ग, और ए वेक्टर क्या होता है, ई कैप के परपेंडिकुलर होता है। तो शायद इसे आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, ये क्या लिख दिया, ई कैप कॉमा ए वेक्टर कहीं से भी लिख दिया, तो कहाँ से लिख दिया है ये आपको समझ में आ गया कैसे लिखा है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि हमने आखिर में पाया क्या। तो वेक्टर ई कैप कॉमा ए वेक्टर आर कॉल्ड लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल। चलो अब मान के चलते हैं कि हमारा, मान के चलते क्या है, ये हमेशा इस तरीके से किसी लाइन का कोऑर्डिनेट दिखाएगा। अगर हमें किसी लाइन का कोऑर्डिनेट चाहिए और कुछ कंडीशन दे रखी है तो बेसिकली हमको उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और ये ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। एक केस हम यहाँ पे लेंगे, शायद उसको हम अगले लेक्चर में डील करें, बट फिलहाल अभी इतना। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, कंसीडर, इतना समझ में आया कि जो ई कैप कॉमा ए वेक्टर जो इस तरीके से लिखाया जाएगा ब्रैकेट में, वो लाइन कोऑर्डिनेट है। अब हम कंसीडर करते हैं कि ई कैप कॉमा ए वेक्टर ये हमारे क्या हैं, बी अ लाइन कोऑर्डिनेट, बी अ लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन एल, ठीक है, बी अ लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल। अगर ये लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल है तो मान लीजिए कि जो हमने इनिशियली लाइन ली थी एल, ठीक है, जो ये हमने लाइन एल ली थी जिसका ई कैप जो था यूनिट वेक्टर था अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस डायरेक्शन। तो मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, आपने लोअर क्लासेस में लाइन की इक्वेशन पढ़ रखी होगी, क्लास 12 में, लोअर क्लासेस में क्या, क्लास 12 में पढ़ रखी। देन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल
then the equation of line L is given by r vector is equal to p vector plus lambda e cap। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें? असल में ये फॉर्मूला होता है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का वेक्टर फॉर्म में। तो इनिशियली डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या था, ई कैप लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और फॉर द परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर पी। लाइन ऑरिजिन से फिक्स दूरी पे ये पोजीशन वेक्टर पी है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखेंगे आर वेक्टर में तो ए प्लस लेमडा बी फॉर्म होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी करके एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर फॉर्म में। तो ए के जगह उसका पोजीशन वेक्टर आता है पी, तो पी वेक्टर आएगा प्लस लेमडा तो कांस्टेंट ही है, और फिर आता है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की जगह आएगा ई कैप यानी यूनिट वेक्टर आएगा उस लाइन का, ठीक है। उस लाइन के अलॉन्ग जिस हम वेक्टर की बात करते हैं वो यहाँ पे आएगा लेमडा के बाद। तो कुछ वही लिखा है। इनिशियली हमारे पास पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर था, तो पी वेक्टर आ गया प्लस लेमडा ई वेक्टर। अगर आपको इसको जनरली समझना है तो कुछ इस तरीके से होता है, ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए वेक्टर ए बी दोनों वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू पी प्लस लेमडा ई कैप, ये हमारा वैल्यू। ये सेकंड इक्वेशन में क्या दे रहा हूँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मान लीजिए इस लाइन एल की है, ठीक। एक और इक्वेशन हमने बनाई थी, ए इज इक्वल टू पी क्रॉस ए। ये कैसे किया था, पी क्रॉस ए करके किया था। पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। अगर हम ये वाला इक्वेशन ले लें तो फ्रॉम, वीडियो लगभग 22 मिनट का हो गया है तो थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। इक्वेशन वन हमारे पास क्या था, ए वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई कैप। मान लीजिए हम दोनों साइड ई कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ई कैप क्रॉस ए वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड पे ई कैप यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। इधर भी लेना पड़ेगा ई कैप क्रॉस, सॉरी पी वेक्टर क्रॉस ई कैप, ठीक है। इसको एच डी सी रखें, ई कैप क्रॉस ए वेक्टर। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, जैसे आपने 12th में पढ़ रखा है मैथ्स में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम सभी को पता है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए पहले इससे करते हैं। तो ई कैप, ये डॉट ई कैप हो जाएगा, पी वेक्टर बाहर माइनस, अब ई का पी से लीजिए, ई कैप डॉट पी वेक्टर हो जाएगा और बाहर क्या जाएगा ई कैप ना। मतलब जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जब ये जो बाहर है, जब अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो डॉट जो छूटेगा वो यहाँ पर और माइनस करके कुछ इस तरीके से लिखाते हैं। आप फॉर्मूला देखिएगा और फिर मैं यहाँ पे मैं प्रूफ कराने नहीं बैठ रहा हूँ कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आता है, वो एक फिर दूसरी वीडियो हो जाएगी। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप समझ पाए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो कुछ इस तरीके से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई कैप क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डॉट ई कैप डॉट ई कैप, डॉट प्रोडक्ट है तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लें, क्योंकि वेक्टर टेक्निक पढ़ लें स्टैटिक में, तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर का जो चैप्टर है पूरा वो आपको आना चाहिए। वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये पूरे तरीके से बखूबी आना चाहिए। ई कैप डॉट पी कैप, ई वेक्टर मतलब ई वेक्टर और पी वेक्टर में डॉट ले रहे हैं, तो कैसे लेते हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में डॉट लेते हैं तो ए बी कॉस थीटा लेते हैं ना, क्रॉस होता तो साइन ले लेते हैं। और क्रॉस में एक एन वेक्टर भी आता है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे डॉट है तो ये ई पी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये ई पी कॉस थीटा हो जाएगा तो ई और पी में क्या मतलब, ई और पी में जो एंगल की बात कर रहे हैं तो क्या है, ई और पी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cos 90 आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा। मतलब ये जो पूरा आंसर है, ये जो आंसर है 0 आ जाएगा, और 0 में ई कैप मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, यानी ये 0 आ गया। समझ में आ रहा है।
तो यहाँ से हमें ई कैप क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, पी वेक्टर की हमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। और अगर हम यही पी वेक्टर उठाकर इस इक्वेशन ऑफ लाइन एल में रख दें तो हमको लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस पी को हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिलता है, जरा देखो, आर एज इट इज, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, फिर पी वेक्टर है तो पी वेक्टर जगह क्या जाएगा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ई क्रॉस है, तो ई कैप क्रॉस ए ना, फिर क्या है, प्लस है, प्लस, फिर क्या है, लेमडा और ई कैप, तो लेमडा ई, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल। और इस लाइन एल का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो इसको लिखते हैं पहले, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। असल में इसको आप याद भी रखिएगा क्योंकि जब हम अगला लेक्चर करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक सिंपली लाइन एल दिया था, ठीक है, अभी एक सिंपली लाइन हमारे पास एल दिया था, उसका एक यूनिट वेक्टर ई कैप दिया था और ये पोजीशन वेक्टर दिया था ओरिजिन से, इसी के यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया था। तो इसी के बीच हमने क्या किया, इस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन में निकाली और हमने ये भी बताया कि इस लाइन एल का लाइन कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो लाइन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ई कैप कॉमा ए वेक्टर, दिस इज द लाइन कोऑर्डिनेट। तो जो टॉपिक था वो आज हमने डिस्कस कर लिया अपना कि लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन एल क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मान लीजिए अगर यही लाइन किसी लाइन के पैरेलल है और तब ये जो लाइन है इसका मान लीजिए इक्वेशन कुछ दे रखा है, आर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर, कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। हालांकि लेमडा वगैरह हमने यूज़ कर लिया तो कुछ अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर इस लाइन का इक्वेशन जो हमने अभी लाइन लिया था अगर ये दे रखा है तो उस केस में इस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट क्या होगा। इक्वेशन तो हमें पता है इसकी, और अब हमें इसकी जनरल इक्वेशन भी पता है कि अगर ई कैप और ए वेक्टर के फॉर्म में हमें इस लाइन की इक्वेशन भी पता है। और अगर इनिशियली ये इक्वेशन दे रखी है तो अगर हमें इनिशियली ये लाइन की ये इक्वेशन दे रखी है और ये हमें पता है, ठीक है, ई कैप ए कॉमा ए वेक्टर, तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो किसी और लाइन के पैरेलल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एल विच इज ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू सी प्लस टी डी पैरेलल टू एनी लाइन, और जो पैरेलल लाइन है वो ये डी वेक्टर, ये पैरेलल है, ठीक, दिस इज पैरेलल। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है तो कमेंट करिए, जहाँ पे डाउट है मैं फिर से, अगर डाउट अच्छा खासा है, मेजर डाउट है, तो एक वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पे 5-6 मिनट का, ताकि आप क्लियर कर पाएँ। और अगर सिंपल सा डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा, और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँ, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।